हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीषा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एएमआरएस का जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो एक्सटेंड हो गया है। अब आप 28 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल कर लीजिए। और आज हम लोग एएमआरएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें कि 2023 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ 10 क्वेश्चंस आज मैंने स्लाइड्स में ऐड किए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे डिटेल्ड वे में। ओके, और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से सिर्फ एनसीईआरटी की मदद से सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट the use of bacterial strain in every Macklet and McCarthy experiment to establish DNA as genetic material। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था ग्रिफिथ ने, उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। लाइव रफ स्ट्रेन एंड लाइव स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस तरीके का उन्होंने बेसिकली स्ट्रेन लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लाइव स्मूथ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, हीट किल्ड स्ट्रेन ऑफ बोथ रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, एंड लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, यहाँ पे आंसर आपका बनता है लाइव रफ स्ट्रेन एंड हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके लिए इन्होंने एक एस स्ट्रेन इस्तेमाल किया था। एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन फॉर स्मूथ और शाइनी कोटिंग। ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया लिया था जो कि एस जो स्मूथ कोटिंग है यानी कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो सिक्रीट करता था। और ये किस तरीके का था? ये वायरुलेंट था, ये पैथोजेनिक था। ये स्ट्रेन क्या कर सकता था? पैथोजेनिक था, मतलब ये डिजीज कॉज कर सकता था। और यहाँ पर किस डिजीज की बात की गई थी? यहाँ पे न्यूमोनिया डिजीज की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो आर स्ट्रेन यहाँ पर लिया गया था, आर इज एक्चुअली बेस्ड फॉर रफ स्ट्रेन। ठीक है, आर इज एक्चुअली फॉर रफ स्ट्रेन। ठीक है, रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन जो था ये नॉन वायरुलेंट था यानी कि नॉन पैथोजेनिक था। दिस इज नॉन पैथोजेनिक, मतलब ये वाला स्ट्रेन जो था वो बैक्टीरिया जो था वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता था। तो इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया जिसमें जो जिंदा रफ स्ट्रेन था उसको डाला, उस बैक्टीरिया को डाला, और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला, और फिर भी बैक्टीरिया जो था वो मर गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोल ऑफ होस्ट वेक्टर सिस्टम इज क्रूशियल फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। Which of the following cannot be functions as the vector in rDNA टेक्नोलॉजी? यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर इनमें से कौन सा एज अ वैक्टर काम नहीं करेगा? तो देखो, इसमें बेटा जो यैक है, यैक है, ठीक है, यैक यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो ये है ये एज अ वैक्टर काम करता है, बहुत ही लार्ज अगर आपके पास डीएनए सेगमेंट है तो उसमें ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जो ये लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज एक इस तरीके का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है। क्लियर? स्क्रेशिया कोलाई की जहां तक मैं बात करूं तो स्क्रेशिया कोलाई जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्यों? क्योंकि स्क्रेशिया कोलाई जो है वो ज्यादातर होस्ट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं आर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑल्दो हम इसका प्लाज्मिड जो है उसको हम एज अ वैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पूरा होल जो बैक्टीरिया है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये एज अ होस्ट काम करता है। ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड जो है वो प्लांट सेल में एज अ वैक्टर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूछा है आपसे। आओ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड in transcribed RNA is similar to that of coding strand of DNA। तो ये एकदम करेक्ट है। जो हम सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर देखते हैं आरएनए का, वो सिमिलर होता है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यही है, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स हेल्प्स इन अनवाइंडिंग द डीएनए ड्यूप्लेक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये गलत स्टेटमेंट है बेटा।
ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टोपो आइसोमरेज और जो हेलिकेज एंजाइम की बात की गई है, दैट इज एक्चुअली फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ये किसकी बात की गई है? डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर, ना कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। उसके बाद अपने पास है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बिकम्स होलो एंजाइम व्हेन रो फैक्टर अटैचेस विद कोर एंजाइम। नो, दिस इज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे रो नहीं ऐड करता है, सिग्मा ऐड करता है। सिग्मा फैक्टर यहाँ पर ऐड करेगा तब वो एज अ होलो एंजाइम काम करेगा, ठीक है। तो होलो एंजाइम काम करने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको सिग्मा फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं रो की बात करूँ तो ये जो है टर्मिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग फैक्टर। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये डायरेक्ट लाइंस सारी दे रखी हैं, तो आप आसानी से वहां से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द साइट वेयर आरएनए ट्रांसक्राइब बिगिन, द पोर्शन ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन प्रमोटर इज ऑल्सो ट्रांसक्राइब। देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो आपके पास प्रमोटर है, ठीक है, वो या एक तो पहली बात बिगिन करता है एंड वो ट्रांसक्राइब भी होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रमोटर जो ये यहाँ पर दे रखा है, दिस इज अ रेगुलेटरी साइट, ठीक है, ये क्या है? रेगुलेटरी साइट है। रेगुलेटरी साइट का मतलब क्या होता है? ये रेगुलेशन करेगा, ये खुद ट्रांसक्राइब नहीं होता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी ऑफ प्योरिफाइड डीएनए। एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी जो है ये किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये आप लोगों को देखकर मुझे बताना है, ठीक है। उसी के आधार पर क्या हुआ था, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल, जो डबल हेलिक्स है मॉडल, वो प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो किस साइंटिस्ट ने या किस साइंटिस्ट ने इसका जो डीएनए है उसका एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टडी किया था, ठीक है। ये आपका काम है, आप इसे ढूंढकर कमेंट में मुझे बताएंगे। अपन ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, okay, percentage of adenine and thymine bases are almost equal and the same is observed for guanine and cytosine bases in DNA, ठीक है। There are 10 layers of nitrogenous bases pair present per helix of DNA. A full turn of DNA helix is there every 3.4 nm। तो देखो जो ये एक्सरे डिफ्लेक्शन क्रिस्टलोग्राफी किया गया था, इससे बहुत सारी चीजें सामने आई थी, जिसमें कि यस डीएनए का स्ट्रेंथ भी पता चला था, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पता चला था कि कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कितना उनका डायमेंशन, डीएनए का डायमेंशन कितना होता है ये भी पता चला था। बट इस क्रिस्टलोग्राफी से हमें परसेंटेज नहीं पता चला था, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर 2, परसेंटेज ऑफ एडेनिन थाइमिन। एक्चुअली इसको हम चार गैप रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? चार गैप्स रूल। चार गैप ने बताया था ये बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ डीएनए। उसने केमिकल एनालिसिस किया था, तब उसे पता चला था कि एडेनिन थाइमिन है ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो चार गैप ने बताया था, बाकी सारी चीजें जो है वो एक्सरे रिफ्रैक्शन क्रिस्टलोग्राफी से ही हमको पता चली थी, क्लियर। आई होप ये चारों क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an example of analogous organs? तो एवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं दो तरीके के ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनालॉगस के बारे में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट्स। तो बेटा ये जो है ये किस तरीके का है? ये एक तरीके का एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जो इंसेक्ट और बैट है दोनों के विंग्स जो है वो किस लिए काम आते हैं? वो फ्लाइंग के काम आते हैं, ठीक है। आईज ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस दोनों ही ऑर्गन किसके काम आते हैं? विजन के काम आते हैं, तो सेम फंक्शन हो रहा है इनका, क्लियर। तो ये जो है एनालॉगस में चले गए। फिन्स ऑफ कॉन्विक्थीज एंड क्यूटेनियस एनिमल्स, सिटेशियस एनिमल्स, इन दो ये दो ऑर्गन क्या किस काम आते हैं? स्विमिंग के काम आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? सिमिलर फंक्शन हो गया।
आंसर यहाँ पर बनेगा टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेशियस प्लांट्स एंड बोगनवेलिया। क्लियर? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और जो ओरिजिन है वो सेम है। ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिलरी बर्ड्स, ये दोनों के दोनों एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। तो ओरिजिन इसका सेम रहा और फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंट। तो ये किसमें आ गया? होमोलोगस ऑर्गन्स में आ गया। क्लियर? बाकी सारे कैसे हैं? एनालॉगस हैं। तो हमसे क्या पूछा था? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस, तो फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज which of the sorry yes which of the following which of the following enzyme is responsible for breaking the parental parental DNA helix ahead of replication for to swell the helix। ठीक है, अब यहाँ पर हम DNA के रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। अभी आपको पता है कि जब हम अनवाइंड करते हैं, जब हम ओपन करते हैं डीएनए के दो हेलिक्स को, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है ये वापस से इसमें घूम ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक टॉर्जनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, टॉर्जनल स्ट्रेस। अच्छा, इसको ओपन कौन कर रहा है? इसको ओपन जो है हेलिकेज करता है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम करता है इसको ओपन। और इस टॉर्जनल स्ट्रेस को या फिर इस बेसिकली क्या बोल सकते हो, इसको स्वेलिंग को रोकने के लिए टोपो आइसोमरेज जो है वो हेल्प करता है। क्लियर? जिससे कि वापस से ये जो है बॉन्डिंग ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन नंबर, wait, read the following statement and identify the correct one based on the codes given below। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। Guanine present in DNA is a pyrimidine base? No, it is a purine base। किस तरीके का होता है ये? प्यूरिन होता है। अगर मैं ग्वानिन की बात करूं या फिर मैं एडेनिन की बात करूं, ये दोनों के दोनों ही कैसे हैं? प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? प्यूरिन्स। और अगर मैं साइटोसिन की बात करूं या फिर थाइमीन या यूरेसिल, आरएनए में क्या रहेगा? यूरेसिल रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके के हैं? ये पिरिमिडीन्स हैं। क्या? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीजनेटेड एट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम। ये भी बेटा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पे डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, इसीलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोज होता है, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एब्सेंट रहेगा। क्लियर? OH ग्रुप, तो ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पे नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज बाउंड विद फर्स्ट कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ये एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके। Next question is, which of the following scientists is or are credited to disapproving the theory of spontaneous generation? Select the correct choices। किसने डिसअप्रूव किया था? किसको? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमें बताता था कि जो बेसिकली लिविंग मैटर है वो किसी भी तरह से नॉन लिविंग से क्या करता है? जनरेट कर जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। इसको सपोर्ट करने के लिए एरिस्टोटल ने अपना जो है समर्थन दिया था, बट इसको डिसअप्रूव किया था, इसका जो डिसअप्रूवल था वो दिया था फ्रांसिस्को रेड्डी ने। ठीक है, इन्होंने वो 3 जार वाला एक्सपेरिमेंट बताया था। 3 इन्होंने जार लिए थे जिसके अंदर इन्होंने कुछ मीट पीसेस रखे थे। ठीक है, इस तरीके के कुछ मीट पीसेस रखे थे। एक जार को इन्होंने ओपन रखा था। ठीक है, एक जार एज इट इज ओपन था, एक को इन्होंने एक मैच से कवर कर दिया था।
ठीक है, जाली जैसे कपड़े से कवर कर दिया था, और एक जो है पूरी तरीके से एयर टाइट कर दिया गया था। ठीक है, ये वाला पूरा पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया था। तो यहाँ पर अभी बेसिकली हम जानते हैं कि इसके अंदर ऑब्वियसली फ्लाइज जा पाए, तो यहाँ पर मैगॉट्स डेवलप हो गए थे, लार्वा। यहाँ पर जो फ्लाइज है वो ऊपर बैठ पा रहे थे पर मीट तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है, मीट तक वो नहीं पहुंच पाए, तो यहाँ पर भी मैगॉट्स डेवलप नहीं हो पाए, और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाए। ठीक है, तो इससे प्रूव हुआ कि जो भी लिविंग मैटर है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग से ही डेवलप होगा। क्लियर? तो उन्होंने पूरी तरीके से स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया था। श्लाइडन और स्वॉन की बात करें तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, ये आप लोगों को पता ही है, जो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है वो है ओनली बी ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? आइडेंटिफाई दोज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यस, हम बनाते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से। ह्यूमुलिन भी हम बनाते हैं। ह्यूमुलिन क्या होता है? ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। टेरामाइसिन हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बनाते हैं, ये हम बेटा बनाते हैं फर्मेंटेशन की मदद से। किससे? फर्मेंटेशन की मदद से। ठीक है, जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है उस बैक्टीरिया की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो टेरामाइसिन है वो बनाते हैं। क्लियर? अगर मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊं तो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है जो कि फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद हमको क्या मिलता है? हमको टेरामाइसिन मिलता है। ठीक है, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है। दिस इज अ एंटीबायोटिक। क्लियर? और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो ऑब्वियसली हम आई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, ओनली सी ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, it is an it is an accepted fact that Hardy-Weinberg principle provides a model and explains that a genetic equilibrium is maintained in a population over a period of time under certain condition. Which of the following condition does not facilitate in the maintenance of equilibrium? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये हमें एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बताता है एक पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तुमने इसका इक्वेशन भी देखा होगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा इसको फैसिलिटेट नहीं करता है? लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, यस, इट कैन फैसिलिटेटेड बाय लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये हम देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील, ये भी फैसिलिटेट करता है। रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट रहेगा, अगर आपको हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पर कंडीशन होती है नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रैंडम जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे EMRS से रिलेटेड, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी है बेटा ये सब NCERT बेस्ड ही है। ठीक है, आप अभी ये क्वेश्चंस देखो और इनको NCERT में सर्च करो, आपको सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे आंसर्स के साथ। क्लियर? तो अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें NCERT को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर पाएँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।